अच्छा जी। हमने कुछ चीज़ों की रीडिंग करने का कहा था और फिर हमने कहा था इंक्वायरीज को देख लेंगे। तो ये सब आपने पढ़ लिया कि भाई क्या क्या तरीका होता है जब भी आप बैंक में डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो तो क्या उसका प्रोसीजर होता है। क्लियर है ये तमाम पॉइंट्स। यस मिस, क्लियर है। कार्ड समरी पढ़ ली थी, ये क्लियर है। हाँ, ये भी मिस क्लियर है। ये एक दफ़ा रीड करूंगा फिर से ना, फिर क्लियर हो जाएगा और। ओके ओके ओके। इनकेस कहीं पे भी कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ओके। ज्यादातर रीडिंग पर्पस के लिए है और हमें हमें ये चीजें ना नॉर्मली दिख रही होती है, हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट है। तो हमने देखा है, हाँ हाँ, कौन सी चीजें रूटीन लाइफ का पार्ट नहीं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर के तौर पे कभी इस तरह से हो सकता है गए हों, कभी हो सकता है ना गए हों। वरना चेक्स वगैरह से तो हम अवेयर होते हैं कि भाई चेक आपने खुद भी अकाउंट वगैरह अगर ओपन करा होता है तो आपको चेक बनाना या चेक क्लियर करवाना आ रहा होता है। लेकिन हम बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आपको क्या काम करना होता है कि भाई इन तमाम चीज़ों को जब आप बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हो, चेक जितने रिसीव हुए हैं या कैश जितना रिसीव हुआ है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो वो हम यहाँ सीख रहे हैं। उसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि भाई जब पिंक स्लिप वगैरह बनाते हैं तो क्या प्रोसीजर है, कैश को सिक्योर बनाने का क्या तरीका है, अगर आप मतलब चेक के थ्रू रिसीविंग कर रहे हैं तो उनको कैसे सिक्योर बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने करी हैं। फिर हम आ जाते हैं कुछ क्वेरीज पे कि अगर कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो कुछ सवालात अगर हमारे सामने आ जाएं तो उनके क्या जवाब होने चाहिए। पहला है, अगर कार्ड ही चोरी हो जाए तो आपके नजदीक क्या करना चाहिए अली। उस कार्ड को ब्लॉक कर देना चाहिए। ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम ब्लॉक कैसे करेंगे, खुद ब खुद तो नहीं होगा। आपको कस्टमर के तौर पे अपने बैंक जो है बैंकर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तमाम चीजों से। क्या लिखा हुआ है इसके आगे, बताएं जरा। एक्शन क्या होना चाहिए, एज क्या ए लिखा हुआ है। as a general rule, it seems that where a retailer has followed all proper security procedures as discussed, the card issuer will honor the transaction even if the card is stolen. ठीक है, ये चैप्टर 5 में भी हमने पढ़ा था और ये हमें नॉर्मली पता भी है कि भाई इन केस अगर कार्ड चोरी भी हो जाता है तो फौरन से इन्फॉर्म करें, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को अपनाएं और उसको ब्लॉक करवाएं। क्लियर है यहाँ तक। हम्म। आगे क्या यस। लिखा है, ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस अबव द शॉप्स फ्लोर लिमिट। अब यहाँ शॉप्स फ्लोर लिमिट का मतलब क्या है, एक आपको लिमिट दी गई है कि भाई आप इतनी ट्रांजैक्शंस उससे कर सकते हो। इतनी ट्रांजैक्शन से मुराद है कि आप इतनी पेमेंट उससे कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपकी अमाउंट हो रही है तो फिर वहां पे आपको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ ये सवाल क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कार्ड के थ्रू, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक लिमिट बनाई कि 50,000 की आप पेमेंट कर सकते हो। अगर तो आपके भाई बजट से ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, तो क्या आपको वो पेमेंट करने की इजाजत मिलेगी, भले ही 100 रुपये ज्यादा हो जाए, 10 रुपये ज्यादा हो जाए, 20 रुपये ज्यादा हो जाए। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लगता है, लिमिट अगर हमारी ओवर हो जाती है तो क्या हमें इजाजत मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम्म। नहीं मिलेगी इजाजत। नहीं मिलेगी। आगे क्या लिखा है, इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है एक्शन में। The card issuer may refuse to honor the transaction as the retailer has been negligent is not obtaining authorization. सही है। क्लियर है यहाँ तक। वही जाहिर सी बात है, यस। आपको एक लिमिट दी गई है तो उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है, एरर्स इन कंप्लीटिंग द कार्ड वाउचर और इन प्रोसेसिंग। समटाइम एरर आ रहा होता है कि भाई हमारा सारी चीजें सही हैं लेकिन फिर भी कोई एरर आ रहा है, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पा रही है, या फिर कोई इस तरह का प्रोसेसिंग में मसला आ रहा है। क्या करें अब, क्या करना चाहिए, क्या हल होना चाहिए, कैसा एक्शन लेना चाहिए अगर इस तरह से हो। आपने तमाम चीजें भी सही फॉलो करी हैं, प्रोसीजर्स जो जो थे आपने सही फॉलो करे हैं, लेकिन फिर भी कार्ड में कोई इशू आ रहा है, क्या करोगे फिर। इस आप प्रोसेस नहीं करवाओगे, कार्ड में इश्यू प्रोसेस नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सॉरी।
कार्ड प्रोसेस नहीं होगा। इशू एरर्स तो कार्ड में आती हैं, तो वो तो फिर प्रोसेस नहीं हो सकता अगर गलती से भी हो गया तो। फिर क्या करना चाहिए हमें? फिर आप वो मांग सकते हो कि आप वेरीफाई करो कार्ड, फिर से वेरीफाई करो या री एंटर करो अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन वगैरह तमाम चीजें अगर सही भी होती हैं तो फिर क्या होता है? फिर कंपनी को इन्फॉर्म करा जाता है, क्योंकि हमारे पास कार्ड कंपनीज के होते हैं, तो फिर इन्फॉर्म करा जाता है और फिर वो इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। एक्शन पढ़ें क्या लिखा हुआ है। Discrepancies which arise as a result of error can usually be dealt with quite quickly and efficiently by correspondence directly between the business and the card issuer. क्लियर है? Yes. यहाँ तक कोई सवाल? नहीं मिस। अच्छा, बैंकिंग एंड ईएफटी पीओएस। ईएफटी पीओएस हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट द पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर आप इस तरह के कार्ड्स का यूज करते हैं, तो आपके पास जो टर्मिनल से गुजारते हैं फौरन से ही आपके अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, क्या इसमें हमें रिसीट या कोई चीज मिलती है पेमेंट करने पे? रिसीट मिलती है जी। ठीक है। अब जब आप इन चीजों को रिसीव कर लेते हैं, देखो सिर्फ हमारे पास नहीं, उनके पास भी ये चीजों की इंफॉर्मेशन जा रही होगी। आपको रिसीट मिलती है तो वहां पे भी इस नाम से कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है। तो जब अगर उन्होंने ये सब, कब की बात हो रही है, तमाम चीजों की बात हो रही है, सिर्फ हम कस्टमर के तौर पे नहीं, जब वो सप्लायर है वो सब रिसीव कर रहा है, कैश उसने रिसीव करी है, आपको उसने रिसीट दी थी, उसके पास भी इस चीज का रिकॉर्ड है कि उसके पास कितना कैश आया है। चेक अगर आपने उसको दिया है, तो चेक की डिटेल्स भी उसके पास होती हैं, वो सारी डिटेल्स उसमें पेइंग स्लिप में डाल रहा है। सेम इसी तरह से कार्ड की डिटेल्स हो गई या ईएफटी पीओएस की। तो प्रोसीजर्स हमारे सेम वैसे ही रहते हैं, रिकॉर्डिंग होती है हर चीज की, उन रिसीट्स को लेके जाया जाता है बैंक में, और तमाम प्रोसीजर्स को सही से फॉलो करते हुए काम करा जाता है। प्रोसीजर्स आपको कहीं कहीं सिमिलर मिलेंगे, क्योंकि काम तो वही है आपका, डिपॉजिट करवा रहे हो। तो डिपॉजिट करवाने के लिए डिटेल्स आपको देनी होती हैं कि भाई ये अमाउंट आई कहाँ से, कितनी अमाउंट है, कौन देने वाला है, क्योंकि भाई आपके जो कस्टमर हैं, क्योंकि आप सप्लायर हैं तो वो आपके कस्टमर हुए, आपको जो देने वाले हैं, तो उनके अकाउंट डिटेल से आ रही है, या फिर आप उसने कैश पे करा है, कैश है तो कितना है, और अगर वो चेक या किसी और तरीके से उसने अमाउंट पे करी है तो कितनी अमाउंट है, किस अकाउंट से आएगी, वो सारी डिटेल्स सेम यहाँ पे भी वही आपको फॉलो होती हुई दिखेंगी। इसको रीड करें। रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मैंने कहा था, कुछ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट किस तरह से होते हैं, हमारी नीड के हिसाब से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट होते हैं जो एक्टिव फाइल के तौर पे तो नहीं दिख रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आपके डॉक्यूमेंट्स, स्टडी के डॉक्यूमेंट्स, आपके जितना एक्सपीरियंस होता रहता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, तो हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते जाते हैं तो हमारे पास जॉब लेटर, या अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं, क्योंकि बीइंग अ टीचर हम लोग भी जॉब लेटर्स या आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें हम भी ले रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, हमारे पास ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं, एक फाइल बनती है, लेकिन वो फाइल एक्टिव नहीं होती है। हम उसको जब जरूरत पड़ती है तब निकालते हैं, रोज की बिना पे ये चीज़ें नहीं निकल रही होती हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है, तो वो सालों साल क्या पूरी जिंदगी तक हमारे साथ रहेगा। सेम इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्टिव फाइल के तौर पर हो रही होती हैं, जैसे आपकी टीचिंग लाइफ में शायद आपने देखा हो कि मिस रजिस्टर रोज निकालती थी, वो कैसी फाइल है? एक्टिव फाइल है। यस रोज सर। अटेंडेंस होती है, रोज निकलती है, रोज टोटल होता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं, और वो फिर मैनेजमेंट के हवाले कर दी जाती है, इतने इतने रोज की टोटल स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास अपनी नीड के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स को कब तक रखना है, कब तक इनको अपने पास रखना है, या किसको डिस्कार्ड करना है, तो उसको डिस्कार्ड कितने टाइम में करना है, ये सारी हमारे पास एक टाइम पीरियड के तौर पर आ जाता है, कुछ पॉलिसीज को फॉलो कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई कब तक इन चीजों को संभाल के रखना है। ठीक है, इसको रीड करें, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मिनिमम 6 मंथ्स का पीरियड बताया गया इन चीजों को रखने का। जैसे बैंकिंग जैसे फॉर कि ई हमारे एफ पास टी क्या पी है ओ भाई एस से इसकी, पढ़ो। अ, हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी आपने रिसीविंग करी होगी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और क्योंकि क्लियरिंग भी इतने टाइम में होती है, अगर जाहिर सी बात है 6 मंथ्स के बाद जाते हैं तो वो आपका क्लियर नहीं हो पाता। सारी चीज़ों को रीड कर लें एक बार। Credit charge or debit card receipts via EFTPOS are credited directly to the retailer's bank account. They can agree the amount received to the end of day reconciliation produced by the terminal. Where businesses use EFTPOS to process card receipts, there is no need to deposit the sales slips at the bank. The sales and returns are processed by the card issuers and credited directly to the business bank account, usually within 2 or 3 days. The narrative next to the bank account entry indicates the type of service. Example, Switch, Visa, या MasterCard. Retention of documents. In the event of queries regarding individual transactions or bank account credits, the retailer will need to produce relevant copies of the receipts. It is therefore essential that all copy receipts are kept in a safe place, preferably in date order, for a minimum period of 6 months and sometimes even longer. It is usually most convenient to attach the day's sale and refund slips with the copy of the customer signature to the end of day reconciliation and then keep these in date order. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बस। हम्म। अच्छा, बैंकिंग अदर रिसीट्स। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें आ रही हैं? बैंकर्स ड्राफ्ट आ रहा है, बैंक गायरो क्रेडिट्स। Some receipts, by their very nature, require no action on the part of the business to have them paid into its bank account. These include direct debits, standing order, automated payments, and telegraphic transfers. Other receipts which must be paid into the business's bank account, and which are relatively rare in a business account, are bank drafts and बैंक गायरो क्रेडिट्स। बैंक बैंक ड्राफ्ट्स वगैरह या फिर आपके बैंक गायरो क्रेडिट्स वगैरह ये चैप्टर 8 में डिटेल में समझाए गए हैं। जस्ट आपके पास क्या होता है, जैसे हमारे पास चेक होता है सेम इसी तरह से होता है ये बैंकर्स ड्राफ्ट भी ना, बस इसमें अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। चेक क्या होते हैं, स्टॉपेबल होते हैं, स्टॉप कर दिए जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। लेकिन बैंक्स ड्राफ्ट वगैरह जो है इसके अमाउंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास चेक में एक लिमिट होती है। चेक में एक लिमिट तक आप पे कर सकते हो, उससे ज्यादा का अगर है तो आपको फिर ड्राफ्ट वगैरह का सहारा लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है, वो तो करोड़ में से आएगी, तो वहां तक आप चेक के थ्रू नहीं कर पाते। ये थोड़ी हमारी लिमिट लग जाती है कि भाई इतनी आप पेमेंट कर सकते हो चेक के थ्रू। और फिर ज्यादा, इससे ज्यादा पेमेंट करनी है तो फिर आपको इस तरह के ड्राफ्ट का सहारा। और फिर यहाँ पे श्योरिटी होती है कि अगर आपने एक बार इसको कर दिया, आप चेक को आप फिर भी स्टॉप करवा सकते हो कि भाई मैंने इस तरह का चेक बनाया था, लेकिन अभी इसकी पेमेंट आप क्लियर ना करना, चेक नंबर वगैरह सब बता देते हो डिटेल इन केस, क्योंकि हमने चोरी होता हुआ देखा और भी चीजें। लेकिन आपका ये जो ड्राफ्ट वगैरह बनाते हो ये फिर स्टॉपेबल नहीं होता। एक बार आपने बना दिया तो फिर आपको पे ही करना होता है। बैंक गायरो क्रेडिट्स क्या है? कैन बी पेड इनटू बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर ऑफ द बिजनेस, इन विच केस द अमाउंट विल अपीयर ऑटोमेटिकली ऑन द बिजनेस बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी इस तरह का सेम ही है, जिसके कस्टमर इसके थ्रू पेमेंट कर सकता है और ये डायरेक्टली अपीयर हो जाता है बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ तक क्लियर है? यस मिस क्लियर है। बाकी की डायरेक्ट डेबिट्स वगैरह है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, और ये चीजें आपके पास चैप्टर 8 में भी पढ़ने में मिलेंगी। तो मैंने जस्ट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। यहाँ तक आपके पास चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इस चैप्टर में से करेंगे भाई क्विक क्विज। सबसे पहले क्विक क्विज अटेम्प्ट करें, और इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर मुझे बताएगा कि आपका हो गया या नहीं हो गया।
मैं वेट कर रही हूँ तब तक ओके, आपका। सही है। ठीक है।
अली, हैव यू डन? यस मिस, कंप्लीट कर लिया है। डन। ओके। यस। अच्छा जी, व्हाट इज क्लियरिंग इन बैंकिंग टर्म्स? क्या मतलब था? क्या इसमें लिखा लिखा है आपने? हाउ हाउ सॉरी। पेमेंट इज ब्रॉट इन फॉर पेमेंट ऑफ चेक्स। क्लियरिंग इज द मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट फॉर चेक्स। ये लिखा है आपने क्या? हाँ मिस, सेंट्रल बैंक से पैसे आते हैं ताकि वो दूसरे को, कस्टमर को पैसे दे जाए ना, चेक्स के जरिए। सेंट्रल बैंक से तो नहीं, सेंट्रल बैंक से नहीं आते। क्लियरिंग सिस्टम क्या था? देखें, सेंट्रल बैंक से कब आते हैं? जब बैंक डायरेक्टली ले रहा है। क्लियरिंग का मतलब क्या है कि एक बैंक को दूसरे बैंक को देना है। अब ये आपका सेंट्रल बैंक का नहीं है, कमर्शियल टू कमर्शियल की बात हो रही है कि कमर्शियल जो बैंक्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल वन को बैंक नंबर टू को देना है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं सब एक बैंक में तो नहीं होते। तो किसी ने किसी का चेक बनाया होता है, किसी ने किसी का चेक बनाया होता है। फॉर एग्जाम्पल ए को बी को देने हैं और बी को ए को देने हैं। ए को कितने देने हैं बी को? फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। और बी को कितने देने हैं ए को? 150, यानी कि 1.5 लाख। तो क्या होता है क्लियरिंग सिस्टम में? होता है पहले वो चेक्स अपने अपने जो जो भी ब्रांचेस होती हैं उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद अपने मेन ऑफिस में जाके इनको सॉर्ट आउट करा जाता है कि भाई एक बैंक ए का कितना है, बैंक बी का कितना है, बैंक सी का कितना है, बैंक डी का कितना है, सब अपने अपने कर लेते हैं। फिर देखते हैं इंटर जो कमर्शियल की बात हो रही है, ये सेंट्रल बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सेंट्रल बैंक तब इन्वॉल्व होता है जब पैसे की जरूरत पहली बार हो। ओके सही यहाँ है। तो एक दूसरे से लेन देन है कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है? ठीक है मिस, हाँ सही है। क्लियर है? अब जिसको यस। जितना देना है तो डिफरेंस ले लिया जाता है कि ए को कितना देना था, बी को, बी को कितना देना था, ए को। तो डिफरेंस के बाद फिर वो आपस में सॉर्ट आउट होके फिर अपने अपने जितने भी कस्टमर्स अकाउंट हैं उसमें वो दे दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यस मिस, क्लियर है हाँ। ठीक है। कमर्शियल यस। बैंक और सेंट्रल बैंक में फर्क है। सेंट्रल बैंक तब पैसा देता है कमर्शियल को जब उसको पैसे की नीड होती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार स्टार्ट करा है या फिर उसको चाहिए तो वहां पे उसको देना है। यहाँ पे तो कमर्शियल टू कमर्शियल के आपस में चेक्स आ रहे हैं, यहाँ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी तरह से। क्लियर ठीक है? है ठीक है। ओके यस। ना, सेकंड है आपके पास, हाउ लॉन्ग डज अ चेक टेक टू क्लियर? कितना? 2 से 3 दिन लिखा है मैंने, 2 से 3 दिन। ठीक है। चेक्स टेक 3 वर्किंग डेज टू क्लियर। अमन 2 से 3 दिन सही है, 3 दिन लिखा हुआ है तो आप कर लीजिएगा। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विच में एग्जिस्ट बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर? याद है ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था? यस कौन मिस, कौन याद है, से थे? लिखा हुआ भी है। बेलर बेली, हम्म। मोर्गेटर मोर्गेटी, हम्म। पेएबल रिसीवेबल्स, प्रिंसिपल हम्म। एंड एजेंट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस आगे, व्हाट इज अ फिड्यूशनरी रिलेशनशिप? क्या था? मिस, जो विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बगैर जो होता है। और? ये लिखा है मैंने बस, विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट भी है। और इसमें सुपीरियर पार्टी यानी कि बैंक जो है वो अपने गुड फेथ यानी कि अपने तरफ से अच्छा काम करेगा कस्टमर्स के लिए, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप देखा था, वहां पे आपको बैंकर किसी ना किसी हवाले से अच्छा काम करता हुआ, कोई ना कोई फैसिलिटेट करता हुआ दिख रहा था, कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा था। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप थे वो चार। यहाँ क्या है? विदाउट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो दोनों के दरमियान एक एक आपस में रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नॉर्मली आप उसके कस्टमर हो, जो आपका अकाउंट है अगर उस बैंक में, तो आप उसके कस्टमर हो तो वो आपका बैंकर है।
दोनों के दरमियान क्या है, कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप है। यहाँ फिलहाल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जिसके नतीजे में वो आपको लोन देगा ये, फिर भी आपको फैसिलिटेट कर रहा है कार्ड के थ्रू, पेमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं आपकी, तो यहाँ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है? यस मिस, क्लियर है। हाउ शुड कॉइन्स बी बैंक्ड? मिस ये वाला मैंने नहीं करा, ये मुझे नहीं आ रहा था। कॉइन्स को जब आप रिसीव करते हो तो कैसे करना चाहिए, ये हमने पेइंग स्लिप में अभी पढ़ा था कि टोटल आपको पता होना चाहिए कॉइन्स। अच्छा, टोटल होने के साथ साथ यहाँ क्योंकि बहुत सारे हैं आप हाथ में तो लेके नहीं जा सकोगे, तो क्या लिखा हुआ है, कॉइन शुड बी बैंक्ड इन द प्लास्टिक पेइंग बैग्स सप्लाइड बाय द बैंक्स। अच्छा, ये वही सप्लाई करते होंगे, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही हम लेके जाते हैं। विद द करेक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स एज शोइंग ऑन द बैग, कितना कितना है आप उसके बैग में लिख दोगे कि भाई इतने कॉइन्स हैं, ये इतने कॉइन्स हैं, इतने कॉइन्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस, क्लियर है। ओके, देन आगे क्या लिखा है, विच डिटेल्स फ्रॉम चेक शुड बी इंक्लूडेड ऑन द पेइंग स्लिप। इसमें ड्रॉर लिखा है, नेम लिखा है, और अमाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर। ड्रॉर, यस। हाँ चार चीजें थी उनके, आपके चीजें लिखना। ड्रॉर एंड द अमाउंट शुड बी नोटेड ऑन द पेइंग स्लिप। उसमें से कौन कौन सी चीजें यहाँ लिखने के बता रहे हैं, ड्रॉर और अमाउंट जो है वो सब आप पेइंग स्लिप में लिखेंगे। आगे क्या लिखा है, इफ यू एक्सेप्ट अ स्टोलन चेक इन गुड फेथ इज इट वर्थ एनीथिंग टू यू? नो। नो। ठीक है, यू मस्ट परस्यू द पर्सन हु फॉर्ज द चेक टू ऑनर द डेट। क्लियर है? What यस happens if you accept a stolen credit card for an amount below your floor limit? मिस, इंफॉर्मेशन वो इशूअर पैसा इशू कर देगा अगर कोई और इशू नहीं हुआ तो, सिक्योरिटी कोई वो Security नहीं हुआ, ब्रीच। procedures have been followed. The issuer will usually honor the transactions. क्लियर है यहाँ तक? यस मिस, क्लियर है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास दो ही सवाल आ रहे हैं। 4651, जल्दी से इसको सॉल्व करें। ओके। 46, when a business pays checks into its bank, they go through which of the following banking process? The automated payment system, EFT, POS, the clearing system, the credit card system. द क्लियरिंग सिस्टम। इसका द क्लियरिंग सिस्टम होगा। आप लिख लें, फिर हम एंड में इसके आंसर्स देखेंगे। 946 के बाद 51 था। Which of the 51 था। following would be a valid security measure when banking cash? Ensure banking is always run by the same person. A option है. B. Employ a security firm to take cash to the bank. C. Have a set time every day for banking cash. D. Make sure it is carried in a reinforced briefcase. हमारे पास एमसीक्यू में अगर इस तरह के आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो गलत हैं उसको आपने निकालना है अपने पास से, फिर जो बेहतर ऑप्शन लगे उसमें से भी आपने ये देखना है कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले पे से हमने पढ़ा था। आप पढ़ो, पहले जो हमारे पास गलत हैं उसको आप निकालो अपने पास से।
वैसे तो सारे सही लग रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, सब सही लगेंगे आपको, लेकिन गलत को पहले टर्मिनेट करो। इस मैंने इसका सी सी करा है। दोनों का आपने सी करा है, लेट्स चेक। 46 का तो सी था, क्लियरिंग सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया था। 51 का यस। बी है, दिस इज द ओनली वैलिड सिक्योरिटी मेजर, द अदर्स आर इनफेक्टिव, रीइंफोर्स, बीफ्रेज और काउंटर प्रोडक्टिव। सेम पर्सन हमने पढ़ा था कि हमने तमाम सिक्योरिटीज के हवाले से एक ही बंदे को सारे काम नहीं देने, तो ए ऑप्शन तो हमारा वहीं टर्मिनेट हो गया था। जी बिल्कुल। फिर ब्रीफ केस वाली कहानी, आप इतने सारे पैसे ब्रीफ केस में लेके जाओगे आराम से, ना आपके पास कोई गार्ड है ना कोई है, तो फिर ये तो हमने नहीं पढ़ा था। ये तो टर्मिनेट हुआ है। ठीक है। और फिर डी ऑप्शन क्या था हमारे पास? डी तो में सी था, मेक श्योर इट इज कैरीड, और सी था जो मैंने करा है, हैव अ सेट टाइम एवरी डे फॉर बैंकिंग कैश। हम्म, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था, एम्प्लॉय अ सिक्योरिटी फर्म टू टेक कैश टू द बैंक। ए ऑप्शन क्यों गलत था वो मैंने आपको बताया, हैव अ सेट टाइम एवरी डे फॉर बैंकिंग कैश। तो हमारा सिर्फ एक सेट डे नहीं होना चाहिए, सेट टाइम नहीं होना चाहिए कि आपने इसी टाइम, क्योंकि हर कोई अलर्ट हो जाएगा हाँ भाई इस टाइम पे आप क्या पैसा जा रहा होता है, तो वो उस टाइम कोई भी कार्रवाई कर सकता है, कोई चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आपका होना चाहिए कि प्रॉम्प्टली आपके पास जो जितनी भी अमाउंट हुआ है आपके पास, तो उसको आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो। क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर है। आई होप ये चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट है तो क्लियर हो गया होगा सारे एक्सपेक्ट से। 5 और 6 क्लियर हो गया हमारे पास, इसमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स रह गए। तो इन केस हमारा इस वीक में कंप्लीट नहीं भी हो रहा है, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास इसी वीक में लेना चाह रही हूँ। आप अवेलेबल हो? मिस हाँ, कब कब लेंगे एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास मैं इसी इसी वीक में लेना चाह रही हूँ। आपके पास मेरे ख्याल से वेंसडे तक का आया है ना? जी वेडनेसडे का आया हुआ है, वेडनेसडे तक का आया तो हुआ है। मैं थर्सडे फ्राइडे और इन केस अगर सैटरडे अवेलेबल है मेरे पास, तो वो भी फिर मैं लेना चाहूंगी। ओके मैं सब बता दिएगा, मैं बस टाइमिंग दो कब से टाइमिंग की कब तक होगी आपकी? टाइमिंग्स मैं फिर अपना स्केड्यूल देख के आपको बता दूँ, लेकिन अगर जुम्मे को सेम अगर इसी टाइमिंग पे हो तो कोई इश्यू तो नहीं है? जुम्मे को, मिस जुम्मे का मेरी MA1 की क्लास होगी। मैं मेरी MA1 की क्लास होगी जुम्मे को। शायद जुम्मे को तो शायद ना हो, मैं आपको बता दूंगा वैसे। हाँ आपकी, क्योंकि हम इस तरह से तो क्लासेस नहीं रखी है ना कि क्लैश हो आपका। ठीक है, बस मैं आपकी अवेलेबिलिटी पूछ रही थी कि पूरा दिन अगर है तो अवेलेबल है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन आप ले रहे हैं ना। एमए की जाहिर सी बात है आपकी क्लास का क्लैश नहीं होगा, क्योंकि हमें यहीं से पढ़ रहे हो, तो हमें इतना पता है आपकी टाइमिंग वहाँ की क्या चल रही है। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्म करना था। अगर एक आध चैप्टर रह जाएगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक तक मुझे इसको कंप्लीट करवाना है बिफोर थर्सडे। वेंसडे थर्सडे से पहले पहले मुझे करवाना है, इस वजह से मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास इन दिनों में रख पा रही हूँ। क्लियर है? हाँ मिस रखवा लें, सैटरडे को रखवा लें, सैटरडे को अगर आप फ्री हैं तो कोई इशू नहीं है। सैटरडे को अगर कोई क्लास अवेलेबल होती है तो फिर मैं करती हूँ, क्योंकि सीबीई का ज़रा होता है, और आइल्स वगैरह अगर होते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह क्लास अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो मैं फ्राइडे तक का तो मैं आपकी क्लासेस का स्केड्यूल करवाऊंगी। ओके, ठीक है, ओके मिस सही है। चलो ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह हाफिज़। अच्छा, जितने भी हैं आपके पास जितने चैप्टर्स हो गए, तो उन तमाम चीज़ों की तैयारी रखें। इसी महीने में फिर आप इन द एंड, मैं आपको एंड तक का टाइम दे रही हूँ, अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, इसी महीने में आपने पेपर देना है।
इंशाल्लाह मिस, ठीक पूरी है। कोशिश होगी मेरी नेक्स्ट वीक में अगर इंशाल्लाह। मेरा कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है आपके टेस्ट स्टार्ट होने हैं। ओके ओके। ठीक है। टेस्ट में फिर ज्यादा डेज का टाइम नहीं होगा, तो इसलिए फाइनल पेपर के लिए अभी से रेडी हो जाएं। ओके मिस, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।